हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द क्लैट पीजी एग्जाम इन द नेक्स्ट 4 मंथ? अगर आपको ये क्वेश्चन है और इसका आपको आंसर चाहिए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो खोला है। बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं कि कंसोर्शियम आपसे चाहता क्या है। एक एक बात को डिकोड करेंगे। क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या केस लॉज आपको पढ़ने हैं, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हुए बात करते हैं सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न बहुत ही सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, 120 क्वेश्चंस आते हैं। जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट्स आपके टोटल हुए। 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होता है। अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे 0.25 मार्क्स सीधे सीधे डिडक्ट हो जाएगा। 20 पैराग्राफ आते हैं। हर पैराग्राफ के लिए 6 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 120 आपके मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, सिंपल। फिर बात करते हैं कि कंसोर्शियम ने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या दिया हुआ है कि प्रिपरेशन आपको करनी कैसे। अगर मैं बात करूं 2022 और 2023 का जो पेपर पैटर्न उसमें चेंज होगा नहीं, तो यही जो आपका गाइड है ये काम आने वाली है। इसके अंदर कंसोर्शियम ने बोला कि आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे एक्सट्रैक्ट्स प्राइमरी लीगल मटेरियल के अंदर से, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कोर्ट के डिसीजन होने वाले हैं, जो कि बहुत सारे फील्ड ऑफ लॉज के अंदर से आने वाले हैं। मतलब उन्होंने कहा जो सब्जेक्ट्स है ना, जो 5 साल में या 3 साल में पढ़े हो बेटा, उनको ध्यान में रख लो। उनके अंदर से जो जजमेंट्स आ रहे हैं उनको पकड़ना शुरू करो। कुछ सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान में आएगा। पेपर पैटर्न देके मैं भी बात करूंगा। फिर हर पैसेज के अंदर आपको क्या एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करनी है ये समझ लो। आपको दिखाना है आप कितना अच्छा रीड या कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, पढ़ के समझ पा रहे हो इशू को। फिर जो आर्गुमेंट्स या व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं पैसेज के अंदर वो आप कैसे देख पा रहे हो वो देखना है। फिर देखा जाएगा कि आपने क्या जो इश्यूज थे उनका आपको कितना अवेयरनेस है, कितना आपने केस को अच्छे से पढ़ा, कितना आपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा। फिर जो लीगल इश्यूज थे, जो फैक्ट्स थे जो रिलेट कर रहे हैं उस चीज में से, वो आप कितने अच्छे से निकाल पा रहे हो। फिर आप क्या अपने दिमाग के अंदर समराइज कर पा रहे हो पैसेज को या फिर नहीं। और लास्टली वो कहेंगे कि क्या आपकी एबिलिटी है कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर पा रहे हो जो आपने पढ़ी है 5 साल या 30 साल में, फिर जो अभी पढ़ रहे हो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, और क्या वो केस लॉस को आप अप्लाई करते हुए पैसेज के अंदर दिए हुए क्वेश्चन को आंसर कर पा रहे हो। फर्दर उन्होंने कहा अगर आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम को, तो एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन आपको रीड और रिफ्रेश करनी है अपनी नॉलेज इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की, और डिसर्न करना है जो वेरियस इश्यूज डिस्कस हुए इन जजमेंट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज। फिर आपको रिफ्रेश करनी है अपनी नॉलेज रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस, ठीक है, जो कि पर्टिकुलरली आए हैं रीसेंट जजमेंट्स के अंदर। और उनके अंदर आपको यह भी देख के चलना है कि जो आपके हिस्टोरिकल केस लॉज हैं, मतलब आपके वो केस लॉज जो कि पर्टिकुलर मैटर के अंदर दिए हुए हैं थ्योरी के पार्ट के तौर पे, वो आपको पता होने चाहिए। जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। और जो ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं ऐसे आपके हिस्टोरिकल केस लॉ या फिर आपके केसेस के साथ, रिसेंट जजमेंट्स के साथ, वो आपको पता होना चाहिए। और आपको होना चाहिए मोर ओवर एक कंप्लीट अवेयरनेस ऐसे प्रोविजंस का और ऐसे इश्यूज का जो कि उनके अंदर दिया हुआ है। तो ये तो हमने बात करी कि कंसोर्शियम ने आपसे क्या बोला कि आपको क्या करना है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि हम क्या समझ सकते हैं पेपर्स के थ्रू, जो आपका लास्ट 3 ईयर में पेपर आया था ना, अगर उसकी हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे तो उतना टाइम मैं इस वीडियो में लगाना नहीं चाहता हूं। मैं आपको केवल जो एकदम निष्कर्ष है पेपर का मैं आपको वो बताता हूं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि कैसे 3 साल का पेपर में क्या आया था। जो आपको बात यहां पे मोटा मोटा समझना है वो ये है कि आपके 3 तरीके के सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस पेपर में आते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, कौन कौन से? कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 5 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन के 3 से 4 पैराग्राफ, फैमिली लॉ के 2, ज्यूरिस्प्रूडेंस के 2, इंटरनेशनल के 2 और कॉन्ट्रैक्ट के 2, मतलब 11 से लेके 12 पैराग्राफ ऐसे जो कि सीरीज में से आते हैं। और आप अगर ये 5 सब्जेक्ट ऐसे तैयार करते हो तो 60 से लेकर 70% पेपर आपका ऐसे ही तैयार हो गया। तो आपको समझ में आता है कितना टाइम आपको इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में देना है। दूसरा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की जो सेकंड कैटेगरी, उसमें आपके क्रिमिनल लॉ और एनवायरमेंट लॉ। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंक्लूडेड है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। 2021 की बात करोगे तो वहां पर सीआरपीसी के 3 पैराग्राफ आए। इस बार अगर बात करोगे 2022 में 1 पैराग्राफ आया सीआरपीसी का, एविडेंस के कुछ क्वेश्चंस एक और दूसरे पैराग्राफ में पूछ लिए। मतलब समझ में क्या आता है कि इसके अंदर भी आपको टाइम जरूर देना है, लेकिन उतना टाइम नहीं देना है डीप में पढ़ते हुए। केवल जो केस लॉस के अंदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को कवर करा है उनको पढ़ लो, काम हो जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर। एनवायरमेंट लॉ की अगर मैं बात करूं, एनवायरमेंट लॉ को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा।
पढ़ना कैसे है, डीप में नहीं पढ़ना है। आपको केवल जो बेयर एक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है और जो केस लॉ जैसे एमसी मेहता, नर्मदा बचाओ आंदोलन या फिर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, इस तरह के जो नहीं इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होते हैं जो कि दिख के प्राइवेट से पता चलता है कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, केवल वो पढ़ो। ज्यादा डीप में मत जाओ, ज्यादा डीप में पूछते भी नहीं है ये लोग, ठीक है। फिर लास्ट में आपके आते हैं मिसलिनियस सब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, कंपनी टैक्स लॉ, लेबर लॉ, आपका सीपीए, यूएपीए, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। आप केवल केस लॉज को पढ़िए, केस लॉ के अंदर देखिए क्या स्टेट्यूट रेफर हो रहा है वो पढ़ लो, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए हैं वो पढ़ लो, मोर देन इनफ। उससे ज्यादा ये लोग पूछेंगे भी नहीं, और ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होगा आपका अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया। लेकिन ये सबसे ज्यादा हार्ड भी होता है प्रिडिक्ट कर पाना कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया लेकिन इसमें से वो आया नहीं, तो आपको वो गैम्बल तो खेलना पड़ेगा। तो ये आपका निष्कर्ष था लास्ट के 3 ईयर्स के पेपर का कि क्या आया था, कैसे आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट का। अब हम लोग बात करते हैं कि आपको 4 महीने में प्रिपरेशन करनी कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, सुनना पर ध्यान से सुनना। पहला स्टेप, अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन स्टैंड कहां पे करती है। आपको मैंने टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से सब्जेक्ट्स बता दिए। एक काम करो, जाओ सिलेबस निकालो अपने लॉ स्कूल का, या फिर सिलेबस हमने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, निकालो टॉपिक्स मार्क करना शुरू करो जो आपको अच्छे से आते हैं। वो टॉपिक मार्क करो जो अच्छे से नहीं आते हैं और उनको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लो। फिर क्या करो कि अपना टाइम डिवाइड करो कि आपको पहले 1.5 महीने में, अगस्त से लेकर सितंबर के मिड में टीयर 1 सब्जेक्ट को खत्म करना है। फिर टीयर 2 को आपको सितंबर के एंड तक खत्म करना है। फिर टीयर 3 के लिए आप बैठोगे अक्टूबर में, और अक्टूबर के अंदर आप टीयर 3 सब्जेक्ट्स को खत्म करोगे। और उसके अलावा जब आप ये सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो तो इसके साथ आपको क्या करना है उसकी बात हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप में। आपको प्रिपेयर करने के लिए कलेक्ट करना है रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। जो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल है वो क्या क्या है, सबसे पहला आपकी बेयर एक्ट। जो बेयर एक्ट होती है वो होती है लॉ के अंदर किसी भी सब्जेक्ट की भगवत गीता। अगर आपको लॉ जो बेयर एक्ट है उसके कंटेंट्स पता है तो आप बहुत 20-30% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही आंसर कर लोगे, बिकॉज आपको कंटेंट्स ऑफ द बेयर एक्ट पता है। आप एक अपना एजुकेटेड गेस ले सकते हो। तो पहले बेयर एक्ट को पकड़ो, जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको मार्क करके उसका प्रिंट आउट ले लो भले, और उसको रखो अपनी टेबल के ऊपर और उसको रोज देखो। रोज देखोगे तब जाके दिमाग में चिपकेगा कि हाँ भाई इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है, इस आर्टिकल में ये है। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। सेकंड थिंग, एक कोई किताब उठाओ, एक एजन सीरीज उठा लो, नहीं हो रहा कोई और आपका प्रिसाइज स्टडी मटेरियल होगा, दुख की सीरीज होगी, लॉ स्कूल में आपने मटेरियल बनाया होगा उसको उठा लो, और उसके अंदर से जो जो सब्जेक्ट का जितने सब्जेक्ट्स है उनको प्लीज अपना पढ़ना शुरू करो। डिसाइड करो कि क्या करना है, कैसे करना है। टाइमलाइन मैंने आपको बता दी। फिर तीसरा, अगर आपको पसंद है यूट्यूब में से पढ़ना तो यूट्यूब के ऊपर बहुत से आपके टीचर्स हैं जिन्होंने अपना पूरा पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको पकड़ो। जो भी पसंद है उसको पकड़ के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि एक बार में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना, या फिर ज्यादा आपको मन हो ना 2 सब्जेक्ट पढ़ना, लेकिन उससे ज्यादा मत करना, बिकॉज क्रॉस रेफरेंसिंग शुरू हो जाएगी, कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। तो एक बार में 2 ही सब्जेक्ट को अपना रखना। तीसरी चीज, मेंटेन करो 2 सेट्स ऑफ रजिस्टर। पहला जो रजिस्टर होगा उसके अंदर काम करना, केस लॉज जितने आपके होते हैं ना उसका क्या रेशियो आया, क्या उसके अंदर हेल्ड करा, क्या रेफर्ड स्टेट्यूट था, क्या था, इस रजिस्टर को ऐसे बनाना अपना सब्जेक्ट वाइज। कि कॉन्स्टिट्यूशन का आपने रजिस्टर के एक पार्ट पे रखा, फिर आपने कहा फैमिली लॉ का दूसरा पार्ट ऑफ रजिस्टर आपने केस लॉ रेफर करा। फिर एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, ये रजिस्टर 1 हुआ, ठीक है। रजिस्टर 2 के अंदर क्या करना, आप एक बनाना लिस्ट ऑफ कंटेंट बोल लो, इसको लिस्ट ऑफ कंटेंट बोल लो, ठीक है। इसके अंदर आपने लिखा केस 1, आपने डाला हेडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे आपने डाला केस नंबर 1। केस नंबर 1 के बाद आपने लिखा क्या स्टेट्यूट रेफर्ड था और क्या रेशियो बोला गया, यहाँ पे हुआ नंबर 1। फिर नंबर 2 क्या केस था, रेशियो वो, नंबर 3, नंबर 4, इंडेक्स बन जाएगा एक पूरा। ये आपका हुआ बड़ा भाई, ये हुआ आपका छोटा भाई। छोटे भाई को यूज करना रिवीजन के दौरान, बड़े भाई को यूज करना पढ़ाई के दौरान। और ये नोट्स बनाना ना शुरू कर दो, जब लास्ट महीना आएगा ना, आप सच बता रहा हूं भगवान को शुक्रगुजार बनाओगे कि आपने नोट्स बना लिए थे। प्लीज नोट्स केस लॉज के लिए जरूर बनाना, और उसको रेफरेंसिंग करते हुए पढ़ना अपने बेयर एक्ट के साथ कि किस सेक्शन के साथ कौन सा केस लॉ जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर जो भी अपना स्टडी प्लान बनाना उसके साथ प्लीज ऑनेस्टली स्टिक करना, बिकॉज जितने भी आपके टॉपर्स हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे थे उन्होंने अपने स्टडी प्लान के साथ स्टिक करा, तभी वो इतने अच्छे नंबर ला पाए। स्लैक ऑफ करने का आपके पास मौका नहीं है। कट ऑफ हाई जा रहा है, लोगों को पता है, बच्चों को पता है कि कैसे पेपर आता है, क्या होता है। डू नॉट टेक चांसेस, अपनी पढ़ाई के साथ लापरवाही मत करिए। नेक्स्ट स्टेप, डिपेंडिंग अपॉन आपका स्टाइल, देखिए या तो आप एक 5 ईयर लॉ स्टूडेंट हो,
आप इंटर्नशिप या डिसर्टेशन में फंसे होगे, या फिर आप मान लो पीजी एस्पिरेंट हो, ईयर अभी आपका खत्म हुआ है, लॉ स्कूल में खत्म हुआ, पढ़ाई कर रहे हो किसी एग्जाम की, या फिर आप कहीं वर्क कर रहे हो किसी जॉब में। तो हर इंसान का अपना जो टाइम होता है ना वो डिफरेंट होता है। कोई इंसान 5 घंटा दे पाएगा, कोई इंसान 2 घंटा दे पाएगा पढ़ाई को। तो उस टाइम के हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाना शुरू करो। देखो कि किस महीने में क्या कर पाऊंगा। अगर जरूरत पड़ रही है तो मैंने आपसे कहा कि चलो अगस्त के अंदर आपने टीयर 1 सब्जेक्ट खत्म करा, फिर आपने कहा सितंबर में टीयर 2 के लिए मैंने आधा महीना दिया, फिर मैं अक्टूबर में टीयर 3 करूंगा। हो सकता है आप इसको बढ़ा सकते हो, एडजस्ट उस हिसाब से करो। और डिपेंडिंग अपॉन डैन अपना जो टाइमलाइन आपने सेटअप करा उसके साथ स्टिक करो। वो जो सिलेबस का आपने टिक मार्क करा था ना कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको इनटू प्ले लाओ। अगला, अगर आपको ज़रूरत है कि आपको खुद से मान लो प्रिपरेशन तो करनी है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट है, तो डोंट वरी, बिकॉज संभव लॉ के अंदर वी हैव प्रिपेयर्ड अ कोर्स जहां पे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू वो चीजें जो कि एग्जाम के लिए केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास नहीं, केवल काम की चीजों को मैं वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर कर रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने आपके इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं उनको मैंने आपका स्टडी मटेरियल दे दिया। 70 मॉक पेपर्स फ्रॉम जो 3 आपके पैटर्न रहे 2022, 21 और 2020, तीनों के पेपर पैटर्न रिलेटेड आपके पेपर्स मैंने मॉक पेपर्स अवेलेबल करा रखे हैं। आप ये ज्वाइन करो कोर्स, बिलीव मी ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। कॉस्ट भी इसका केवल 3200 का है, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो इट इज जस्ट इज लाइक बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं जितना कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से आपको हेल्प कर पाऊँ आपको कर रहा हूँ। तो आपको जरूरत है आप एनरोल करिए। फिर बात करते हैं फोर्थ स्टेप की, अपने केस लॉज को रीड करना शुरू करिए। इसके लिए आपके पास कई सोर्सेज हैं, आप एससी ऑब्जर्वर यूज करिए, लिव लॉ, बार एंड बेंच। लिव लॉ के सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहेगा। और रोज मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड करके चेक करते रहो कि क्या हो रहा है डेवलपमेंट, ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। एससी ऑब्जर्वर पे जाओ, जितने केसेस हैं चार्ट डालो, बार एंड बेंच पे जाना, वहां पे भी केसेस देखते रहो। एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग को फॉलो जरूर करना, फैजान मुस्तफा सर के वीडियोस भी जरूर देखना, वहां पे देखना कि वो क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, बिकॉज उसमें से कभी कभी क्वेश्चन मतलब जो केस कवर करते हैं उसमें से आ जाता है। ये सब चीजों का ध्यान रखोगे, केस लॉज को हर टॉपिक के साथ रिलेट करके पढ़ोगे, और साथ में केस लॉ के अंदर ये भी देखना कि क्या क्या स्टेट्यूट रेफर हो रहा है, तो आपका अच्छे से जो रजिस्टर मैंने बनाने वाला काम करा वो करना, आपका केस लॉज भी नहीं छूटेगा। फिर अगला, अटेम्प्ट करो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज, उनको प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक ले लो जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यूज दिए हुए हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के एमसीक्यूज आपको लगाना है प्रैक्टिस करने के लिए, उनको लिया, पूरा लगाया। आपने आज कहा कि मैं अपना आर्टिकल 14 पढ़ रहा हूँ, उसके साथ में जो एमसीक्यूज थे वो मैंने लगा लिए, मेरा काम हो गया। फिर मैंने केस लॉस पढ़ लिए, मेरी प्रिपरेशन आर्टिकल 14 को लेकर हो चुकी है। 15 के साथ सेम काम करना, 16 के साथ, 17 के साथ, मतलब जो मैं आपसे 1 महीना कह रहा हूँ या फिर मैं आपसे 2 महीना कह रहा हूँ कि टीयर 1 में इतना दो, उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा काम करके चलना है। केस लॉ पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ना है, एमसीक्यू लगाना है, ये 3 चीजें करोगे तो फिर आप फाइनल पार्ट पे आओगे, जो आपको अक्टूबर मिड से लेकर नवंबर में जो पार्ट शुरू होता है ना, फिर उस पर आप आओगे। वो पार्ट क्या है? वो है आपका फुल लेंथ मॉक पेपर्स को अटेम्प्ट करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज जितने टॉपर्स हैं आपके, वो कम से कम 30 से 40 मॉक पेपर्स लगाकर समझते थे कि उनकी तैयारी में गलती कहां हो रही है, अपनी वो स्पीड बढ़ाते थे क्वेश्चंस को लगा पाने की, लॉ के अंदर कोई चीज मिस ना हो जाए वो इस चीज को देखते थे। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता था कि जिन बच्चों ने भी हमारे यहाँ टॉप करा है, जो बाकी इंस्टीट्यूट्स होते थे उनके मॉक पेपर्स में वही बच्चे टॉप करते थे। दे वर एवरीवेयर अक्रॉस द बोर्ड। तो अगर आप उस सिचुएशन में आप पाते हो देन डेफिनेटली आपको टॉप 100 में से कोई रोक नहीं सकता है, अगर आप ये कर पाते हो तो फुल लेंथ मॉक पेपर्स को जरूर लेना। और अगर आपको एक पॉइंट पे ये लग रहा है कि यार मैं लगा तो रहा हूँ मॉक पेपर लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, तो गलती यहाँ पे ये होती है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो। तो उन मॉक पेपर्स को लगाने के बाद रिवाइज जरूर करना, ये देखना कि गलती कहाँ पे करी थी, और फिर कोशिश ये करो कि दोबारा उस मॉक पेपर को लगाओ 1 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद या 10 दिन बाद, जब वो थोड़ा दिमाग से निकल चुका है, और फिर ये देखो कि वो आप दोबारा गलती कर तो नहीं रहे हो। दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉर मॉक पेपर्स। फिर अगर हम लोग बात करते हैं आगे, कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कैसे करना है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा फंसता है वो होता है कि हमें केस लॉज ढूंढने कैसे हैं, कि कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है, क्या है, कैसे है। उसके लिए मैं अगर बात करूं तो देखो, आपके केवल 5 टाइप के ऐसे केस लॉज होते हैं जो कि क्लैट पीजी इस पे क्वेश्चन पूछेगा। इन 5 के अलावा कुछ नहीं आने वाला, तो इन 5 को अच्छे से समझ लो। और जब भी जाना लिव लॉ के ऊपर, बार एंड बेंच के ऊपर, या फिर एससी ऑब्जर्वर के ऊपर, ये जो 5 टाइप ऑफ कैटेगरी है ना, इस टाइप के केसेस को ढूंढना, उन्हीं को नोट करना टॉपिक वाइज, ठीक है। सबसे पहला टाइप क्या है आपका? है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आपके डिसीजंस। ये वो डिसीजन है जिसमें कि 5 जज बेंच का डिसीजन यहाँ पे आपका आता है, 7 जज बेंच का आपका यहाँ पे आता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चेक करा जाता है, चाहे आपका बात करो बेगर फाउंडेशन का केएस पट्टास्वामी, जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल। तो इससे आपको एग्जांपल समझ में आ गया कि किस टाइप के मैं यहाँ पे जजमेंट्स की बात कर रहा हूँ।
दूसरा, वो डिसीजंस जिसमें कि कोई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपके दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट्यूट से जुड़े हुए, या फिर मान लो कोई प्रोसीजर अगर उनको फॉलो करवाना था उसके रिगार्डिंग, जैसे कि इन री एक्सपीडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस फॉर 138 एनआई एक्ट, या फिर रजनेश वर्सेस नेहा का जैसे यहाँ पे मेंटेनेंस जो था होता इंटरिम वाला, वो कैसे वर्क करेगा उसके ऊपर गाइडलाइंस दे दिए। तो ये जो टाइप के जजमेंट्स होते हैं ना, इनको नोट आप जरूर करना। फिर ऐसे डिसीजंस जो कि किसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए थे, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, के नजीब, आपका अयोध्या वाला जजमेंट, अभी ज्ञान व्यापी का मान लो कुछ आ जाए, ये ऐसे जजमेंट्स हैं जो कि आपके न्यूज में कवर होते हैं। ठीक है, ऐसे जजमेंट्स को तो जरूरी पढ़ लेना। ठीक है, अगला, डिसीजंस ऐसे जो कि रिलेट कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको 5 सब्जेक्ट बताए थे ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फैमिली लॉ हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, फिर आपका क्रिमिनल लॉ में अंदर आपका सीआरपीसी हो गया, आईपीसी हो गया। टीयर 1 और टीयर 2 जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, जो कि उनके अंदर दिए हुए किसी स्टेट्यूट के ऊपर कोई इंटरप्रिटेशन देते हैं, कोई बात बोलते हैं या फिर कोई चीज ऐड करते हैं, वो डिसीजंस आपको अपना नोट करना है। और ये जो आपका होता है ना, जो आपका 4th वाला ये कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, बिकॉज सबसे ज्यादा केसेस भी इसी के अंदर आपको मिलेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना कि इस कैटेगरी के अंदर बहुत से केसेस फॉलो करने वाले हैं। फिर आपका लास्ट, ऐसे डिसीजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करते हैं, जैसे मनीष कुमार बैंक्रप्सी वाला, या फिर जर्नैल सिंह लक्ष्मी नारायण गुप्ता, ये आपका रिजर्वेशन प्रमोशन को लेकर जो आपका जजमेंट आया उसका था, नागेश्वर राव की बेंच थी। इस टाइप के जो डिसीजन होते हैं इसमें आपका जरूरी नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही हो, पर ये जो जजमेंट्स होते हैं इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी वैलिडिटी होती है वो चेक करी जाती है किसी स्टेट्यूट की, तो इनको जरूर से नोट करना। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये जो 5 टाइप होते हैं, इसी टाइप के जजमेंट्स को आपको रेफर करना है, नोट करना है फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब बात कर लेते हैं कि उन जजमेंट्स के अंदर आपको पढ़ना क्या है। हर जो जजमेंट होता है उसके अंदर आपको अलग अलग चीजें पढ़नी है, तो मैं अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन होता है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन उसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं जो कि आपको बाकी जजमेंट्स के अंदर नहीं पढ़ने, उनको मैं गायब कर दूंगा। सबसे पहले बात करें, ये आपका नेम ऑफ केस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा, कोरम ऑफ जजेस, जहां पे उनका कंकरिंग जो डिसेंटिंग ओपिनियन जो होता है वो दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बात करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजंस की, या फिर ऐसे डिसीजंस जहां पे जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जैसे अमन लोहिया किरण लोहिया के हिसाब से, या फिर गुरमीत सिंह वाला जो जजमेंट आया था उसके अंदर पूछा गया था कोरम ऑफ जजेस, ठीक है, वो किसी अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं, या फिर मान लो यूएपीए या फिर एनडीपीएस, या फिर इसके ऊपर जो आपके इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं आते हैं ना, जिसमें कोई पर्टिकुलर स्टेट्यूट डील करा जाता है, फिर उनके ऊपर मान लो कोई आपका दे दिया कोई गाइडलाइन या कुछ भी आपका आ गया, वो टाइप के जो जजमेंट होते हैं उनके अंदर आपको कोरम याद करने की जरूरत है। याद कर पा रहे हो ठीक है, नहीं याद कर पा रहे हो तो केवल मेजर जजमेंट्स का याद कर लो, एक आध मार्क्स तो आपके होगा, अगर अगर आप मान लो गलती से आ गया तो जाएगा। और इवन जो टॉपर्स भी थे ना, वो भी इन क्वेश्चंस को पूरी पूरी तरीके से सही नहीं कर पाए थे, तो डू नॉट बीट योरसेल्फ कि मैं नहीं याद कर पा रहा हूं इतना कुछ। अगला, इंपॉर्टेंट आपके जजमेंट्स, इसके अंदर भी आपको नियरली जितने आपके इंपॉर्टेंट आपके केसेस हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की मैं बात करूं उसके अंदर आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए कि क्या क्या ओवर रूल करा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नवतेज सिंह जौहर केस की, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे हमने कोरम बताया, फिर हमने यहाँ पे बताया कि ये ओवर रूल हुआ था, ये यहाँ पे लैंडमार्क केसेस हेल्ड हुए थे। ये सब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजन के लिए तो पता होना ही चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपके डिसीजन होते हैं उसके अंदर पता होना चाहिए। उसके अंदर भी जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि जो आपके, जैसे मान लो मेंटेनेंस की ही मैं बात करता हूँ, तो इसके अंदर अगर मान लो 5 जजमेंट्स होंगे ना जो कि मेंटेनेंस के अंदर थ्योरी के अंदर आते हैं, उनको यार पता होना चाहिए। और खास करके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जजमेंट्स आते हैं ना, उनको बहुत कार्य से देखना, वो बहुत ज्यादा काम के आपके होने वाले हैं, ठीक है। फिर जो आपके ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे मान लो टैक्स हो गया या फिर आपका कंपनी हो गया, इससे जुड़े हुए जजमेंट्स होते हैं, उनके अंदर आपको इतना ज्यादा यहाँ पे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वहां पे स्टेट्यूट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपके खास करके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर भी जैसे इस बार हम लोग पैटर्न देखते हैं, तो स्टेट्यूट के ऊपर ज्यादा फोकस था और आपके केस लॉस के ऊपर थोड़ा कम फोकस था, तो फिर उसमें इतना ध्यान लगाने की जरूरत है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स में। लेकिन जो बाकी मैं आपको बताया उसके अंदर जरूर ध्यान रखना। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरे पूरे आपका केस लॉ का, आपको जितने भी लॉज इन्वॉल्व है ना वो पता होने चाहिए। लॉ क्या है, उसके अंदर क्या उसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसका जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो थ्योरी के अंदर आते हैं, ये 4 चीजें आपको पूरी पूरी पता होनी चाहिए फॉर ईच
ऑफ द आपका जो केस है जो कि स्टेट्यूट कवर कर रहा है, ये 4 चीज़ें आपको हर केस के लिए पता होना चाहिए। इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये आपको पूरा-पूरा पता होना चाहिए। फिर साथ ही में अगर जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ जो एक चीज़ और जो आपको पता होनी चाहिए, वो है आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ, ठीक है? कोई भी जो जजमेंट होता है उसके लास्ट में जो आखिरी पैराग्राफ होता है ना, उसको जाके ज़रूर आप देख लेना और उसके अंदर जो बातें लिखी हैं बिकॉज़ उस जो आपका पैराग्राफ होता है, उसके अंदर से सीधे-सीधे पैराग्राफ आपका उठ जाता है। तो फिर आपने जैसे मान लो पेपर खोला और आपने अगर कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ रखा है तो सीधे-सीधे पहचान पाओगे कि ये जो पर्टिकुलर पैरा है ये इस केस से उठा है। तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ को हर जजमेंट के ज़रूर पढ़ना और जब आप ब्लॉग भी रेफ़र करोगे ना, ब्लॉग भी, तो उन ब्लॉग्स के अंदर भी ना आपको ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ के रेफरेंस मिलेगा, मोर और लेस हर जगह आपको मिलेगा। तो ये पढ़ने की आदत ज़रूर डालना और ज़्यादा आपको समझ लो जजमेंट के अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को, आप ब्लॉग्स को ही रेफ़र करो। एससी ऑब्जर्वर हो गया, लिव लॉ हो गया, बार एंड बेंच हो गया, एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग हो गया, इनके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें दी होती हैं, ज़्यादा आपको जजमेंट्स को पूरा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर लास्टली बात करें प्रिंसिपल्स और डॉक्ट्रिन्स जो कि यूज़ हुए थे और उसका अलावा जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट था किसी केस का वो, ये दोनों चीज़ें अपना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो आपके डिसीजन आते हैं ना, उसके अंदर केवल उसको पढ़ना। और एक जो आपका काम हुआ था अर्नब गोस्वामी केस के साथ, जो आपका कंट्रोवर्शियल इश्यूज थे, वहाँ पर ये ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड थोड़ा-सा पूछ लिया था। तो जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कंट्रोवर्शियल केसेस होते हैं, उसके अंदर अगर मान लो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई बात उन्होंने करी कि ये चीज़ लगता है हमें कि ये राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के साथ होना चाहिए था, ये वो दुनिया भर का, उसको थोड़ा देख लेना, वो आपके काम आ सकता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल्स और ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तब। इसके अलावा आपकी जो रिपोर्ट्स होती है, जैसे लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट रेफर करी गई या फिर मान लो कोई मलिमत कमेटी रिपोर्ट किसी ने रेफर करी, कुछ भी आपका कोर्ट ने रेफरेंस लिया, ये सब चीज़ें ज़रूर से याद रखना। और साथ करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना, रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उससे जुड़े हुए केसेस और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए थे, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको हमारे कोर्स में एनरोल करना है तो उसका नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई होप यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय।